नमस्कार, स्वागत है आपका डीजीएनआर न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ देवेंद्र मौर्य। मध्य प्रदेश में अब उपचुनाव की सुगबुगाहट काफ़ी तेज हो चुकी है। खैर, कोरोना का काल है, ऐसे में सरकार को और दोनों ही राजनीतिक दलों को काफ़ी सावधानी रखना होगी। लेकिन संभवतः सितंबर माह में ये उपचुनाव होना है, जिसकी सुगबुगाहट काफ़ी तेज हो चुकी है पूरे प्रदेश में। इस वक्त हमारे साथ मंदसौर के सुवासरा विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक हरदीप सिंह डंग मौजूद हैं। हरदीप सिंह डंग वह विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, जिन्होंने सबसे पहले कांग्रेस से बगावती तेवर दिखाए थे। सबसे पहले अपना इस्तीफा देने वाले हरदीप सिंह डंग ही हैं, क्योंकि कई तरह की नाराजगियां उनकी रही थी, लिहाजा उन्होंने सबसे पहले पार्टी से इस्तीफा दिया था। उसके बाद सिंधिया के जो सिपलहार से तमाम जो विधायक हैं, वे लोग बीजेपी के साथ जुड़े और कांग्रेस की सरकार गिर गई। उपचुनाव की इस दौड़ में अब हरदीप सिंह डंग, जो कि विगत कई सालों से अपना हर एक दीप कांग्रेस के लिए जलाते थे, लेकिन वे अब कमल के साथ मिलकर विधानसभा में रोशनी करने को तैयार है। हमारे साथ हरदीप सिंह डंग जी मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा और परिचय मैं आपको दे दूं कि हरदीप सिंह डंग पूर्व में कांग्रेस की राजनीति में काफ़ी एक्टिव रहे। उन्होंने पहले सरपंच, जिला पंचायत, तो 2 बार विधायक, वर्ष 2013 या फिर 2018 दोनों ही चुनावों में कांग्रेस से विधानसभा की दावेदारी की और विजय हासिल की। लेकिन अब हरदीप सिंह डंग के लिए ये चुनाव काफ़ी अलग है। विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं के लिए भी ये काफ़ी अलग नज़ारा होगा, क्योंकि कांग्रेस के एक अच्छे जुझारू सक्रिय नेता कहे जाने वाले हरदीप सिंह डंग अब बीजेपी से अपना चुनाव लड़ने जा रहे हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अब किस तरीके का चुनाव रहेगा, क्या कुछ एजेंडा है, क्या नाराजगी थी कांग्रेस से कि हरदीप सिंह डंग को कांग्रेस का दामन छोड़ना पड़ा और बीजेपी के साथ जुड़ना पड़ा। हरदीप जी, स्वागत है आपका डीजीएनआर न्यूज़ में। धन्यवाद। हरदीप जी, सबसे पहला सवाल यही है कि क्या कारण रहे कि आपको कांग्रेस का दामन छोड़ना पड़ा, और अब चुनाव का नज़रिया अलग है, क्योंकि चुनाव होना है, आपने कैंपेनिंग शुरू कर दी है, कैसा होगा चुनाव? 15 साल बाद जब कांग्रेस की सत्ता आई थी तो क्षेत्र की जनता को काफ़ी आशा अपेक्षाएं सत्ता से थी, और कांग्रेस के विधायक होने के नाते मुझसे भी थी। लगातार जब दिन निकल रहे थे, ये बात कमलनाथ जी को अच्छी तरह पता थी कि उनसे मिलने की मैंने बार बार कोशिश करी। मेरे क्षेत्र में विकास कराए जाएं, मेरे क्षेत्र के जो कार्यकर्ता हैं उनके काम कराए जाएं। कहीं ना कहीं उनको टाइम की कमी थी, मिलने का जो अभाव था। और मेरे साथ नहीं कितने ही ऐसे विधायक थे जिनको लगातार खाली एक ही स्लोगन चलो चलो का जो बोला गया और टाइम नहीं दिया गया। उसका मुख्य कारण ये भी रहा है कि आपका अगर विधायक से संवाद नहीं है तो आप क्या विकास के काम कराओगे। तो 15 महीने में खाली दलालों के माध्यम से जो सरकार चली है, जब विधायक कोई काम देता था, लेटर लिखता था, आप वो काम कराने को तैयार नहीं थे, और उसी विधायक का लेटर अगर कोई दलाल ले जाता था तो वो 5-6 दिन में अपना काम करा के ले आता था। कहीं ना कहीं दलालों से पूरी घिरी हुई अहंकारी सरकार थी, इसलिए सरकार का पतन हुआ है। आपके ऐसे कौन से काम थे, ऐसे कौन से विकास कार्य आप क्षेत्र में ले जाना चाहते थे जो कि नहीं हुए और ये नाराजगी लगातार बढ़ती? सबसे महत्वपूर्ण जो मेरे इस क्षेत्र में विकास की मांग थी, मैं पहले तो शिवराज सिंह जी चौहान को धन्यवाद दूंगा कि जब मैं विपक्ष का विधायक था तो उन्होंने शामगढ़ सुहासरा सिंचाई योजना 1650 करोड़ की मंजूर करी। झांगरिया डैम करा, नकेड़िया डैम उन्होंने मंजूर करा, काकड़ सेमली डैम मंजूर करा, बाकली डैम मंजूर करा, कोटला माता डैम मंजूर कर दिए, सुहासरा में कॉलेज दिया, शामगढ़ में कॉलेज दिया, सीतामऊ में कॉलेज की बिल्डिंग दी, सुहासरा शामगढ़ में दी, सड़कें दी, रेस्ट हाउस दिए। जो मांगा शिवराज सिंह जी चौहान ने मेरे को दिया। 15 महीने में मेरे को उम्मीद थी कि हमारे यहाँ के प्रभारी जल संसाधन विभाग के जो मंत्री थे, मेरे को उम्मीद थी कि मेरे को इस बार कहीं ना कहीं सीतामऊ क्यामपुर सिंचाई योजना अगर मिल जाएगी तो पूरा विधानसभा किसानों के लिए बहुत बड़ा एक वरदान साबित होगा। चंबल मैया का यहाँ पर पानी उपलब्ध है, और लगातार मेरी कोशिश थी कि ये कहीं ना कहीं सिंचाई योजना मंजूर हो। सेदरा करनाली डैम जैसे वो भी मांग थी, खंडेरिया अमारू डैम वहाँ पर बने, ऐसे 4-5-6 डैम और सिंचाई योजना प्रमुख थी। बाढ़ आने के कारण जो हमारी सड़कें, चाहे वो बसई से काचरिया तक डैमेज हुई हो या नाहरगढ़ से बिल्लोद की रोड हो, ये लगातार मांग करने के बाद भी कमलनाथ जी को मिलने की फुर्सत नहीं थी। मिलते थे तो खाली इतनी देर खाली फ़ोटो खिंचा लो
कि ये लेटर दिया। अगर वो 15 महीने में अपने विधायक को 15 सेकंड बिठा के अगर बात कर लेते तो मेरे को लगता कहीं ना कहीं क्षेत्र के साथ न्याय हो रहा है, कहीं ना कहीं उन्होंने अनदेखी करी। आज रिजल्ट आपके सामने है। 15 सेकंड बात नहीं की, लेकिन जब क्षेत्र में विधायक की बात नहीं करी। जब क्षेत्र में बाढ़ का समय था तो ऐसे में आप ही के क्षेत्र में मुख्यमंत्री रहते हुए कमलनाथ जी पहुंचे थे, उन्होंने दौरा किया था, आपके साथ मंच भी साझा किए थे और तमाम क्षेत्रों का दौरा भी किया था। और रही बात कर्ज माफ़ी की, तो कम से कम 2 करोड़ का जो कर्ज है किसानों का आप ही की विधानसभा क्षेत्र में माफ़ हुआ है। ये बात बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। जब अतिवृष्टि हुई, लगातार मेरे उनसे बात हुई कि पूरे मध्य प्रदेश में अगर सबसे ज़्यादा कहीं बारिश हुई और अतिवृष्टि हुई तो मंदसौर ज़िले से, जब मैं उनके साथ हेलीकॉप्टर में बैठ के मैंने उनसे यहाँ पर चर्चा करी कि यहाँ पर पूरी फसलें बर्बाद हो चुकी है, तो उन्होंने ये शब्द था कि मेरे को पता है कि 90 करोड़ के लिए तो शिवराज सिंह जी चौहान के खिलाफ बैठ सकता है, तो यहाँ के लिए तू कुछ कदम उठाएगा, इसलिए मैं 100% यहाँ का मुआवजा देने को तैयार हूँ। पर आज दुख की ये बात है कि मुआवजे जैसी राशि भी जो घोषणा करी उसमें 25% राशि दी गई है, 75% राशि भी आज किसानों की जो मुआवजे की राशि वो बाकी है। ये उनको पता था कि हरदीप की मांग अगर ये नहीं मांगी गई तो ये धरने देते देर नहीं करता है, इसलिए वो ना तो किसानों पे कोई एहसान कराए। जब विपक्ष में शिवराज सिंह चौहान जी ने 90 करोड़ रुपए उस टाइम पे मुआवजे के दिए, सत्ता में होते अगर ये किसानों को मुआवजा दिया है तो ये किसानों का अधिकार था, इस पर कोई ना तो कोई उनकी वाई लूटने की बात है, ना मेरे को वाई, ये किसानों का अधिकार था। और रही ऋण माफ़ी की बात, तो कांग्रेस ने वचन पत्र में कहा था कि हम 2 लाख रुपए 10 दिन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन में ऋण माफ़ कर देंगे। 10 महीने में नहीं करा, फिर आपने 15 महीने तक उनको इतना बड़ा धोखा दिया, आपका मूल ऋण तो माफ़ नहीं हुआ, आपने दूसरा धोखा दिया कि उनका जो बीमा होना था उनका लेन देन नहीं होने के कारण वो बीमा भी नहीं हो पाया। और सबसे तीसरा बड़ा झूठ और गलत काम किसानों के साथ वो करा कि आपने ऋण माफ़ी तो बोल दिया शब्द, आपने उनको लेन देन भी नहीं करने दिया, बीमा भी गया, और सबसे बड़ा धोखा करा कि उस रकम का ब्याज चालू रखा और उसका ब्याज 50-50 हज़ार 40 हज़ार जो बीमे की राशि आ रही है उसमें किसानों को जमा कराना पड़ा। और अगर आप ये क्लियर कर देते कि हम ऋण माफ़ करेंगे और ब्याज लगेगा तो बहुत से किसान कह देते कि आपका ऋण माफ़ी आपके पास रखो। ये धोखा कभी भी जो दिया है जनता उनको कभी भी माफ़ नहीं करेगी। कई सारे किसानों का कर्ज माफ़ हुआ है, चाहे वो 50,000 हो 1 लाख तक का हो, लेकिन वो किसान तो सरकार के मतलब तत्कालीन सरकार के साथ है, कांग्रेस के साथ। जो माफ़ हुआ है, जो 31 मार्च पहले जिन्होंने जमा करा, जो लगातार लेन देन कर रहे थे, आपने उनको उस परिभाषा से बाहर कर दिया। जब राहुल गांधी जी ने 2 लाख रुपए की ऋण माफ़ी की बात करी थी, आपको बताना चाहता हूँ कोई शर्त नहीं थी। जब सरकार बन जाती है तो आप शर्तें रख देते हो कि 31 मार्च पहले का लेन देन अगर किया है वो बाहर हो जाएगा, 2 लाख रुपए से ऋण ज़्यादा जिसका है वो बाहर हो जाएगा, जो GST भरता है वो बाहर हो जाएगा, जो जनप्रतिनिधि हैं वो बाहर हो जाएंगे। तो आपने आधे किसान तो ऐसे ही कर दिए, पहले आधे किसान रखने के बाद जो बेचारे सही लेन देन करते थे उनका नहीं हुआ, जो डिफॉल्टर थे जिनको सरकार ऐसे ही डूबत मान रही थी, अगर आपने उनको प्रमाण पत्र भी दे दिए हैं और 1 लाख रुपए के जो प्रमाण पत्र बांटे हैं, सरकार का रुपया गारंटी से कह रहा हूँ, उनका सरकार ने आज तक रुपया सोसाइटी और बैंक में जमा नहीं करा है। ये भी सबसे बड़ा धोखा सरकार के साथ और जनता के साथ करा है। मैंने खुद ने वो प्रमाण पत्र बांटे हैं, अभी पूरी जानकारी ली है कि वो रुपया भी कांग्रेस सरकार ने बैंक वालों को, सोसाइटियों को और बैंक में जमा नहीं कराया। ये भी एक धोखा कांग्रेस सरकार ने करा। अगला एक और सवाल किसानों से ही है, क्योंकि मंदसौर जिला किसान आंदोलन का जिला रहा है, किसानों की इनके अलावा भी कई सारी समस्याएं हैं। क्या आज भी वे मुद्दे और वे जो मांगे हैं किसानों की जीवन थे जो कि पूरी नहीं हो पाई? गोलीकांड मंदसौर ज़िले में होता है और इतना उसको हाईलाइट की जाती है और आपकी 7 सीटें बीजेपी को जाती है, तो किसान यहाँ का जानता है। और इन्होंने कहा था कि हम जांच कराएंगे, जांच कराएंगे, जांच कराएंगे। इन्होंने जांच जो कराई, रिजल्ट क्या है और जांच कैसी कराई, क्योंकि इनकी इच्छा शक्ति जो भी थी, खाली
किसानों की वोट लेने की थी। आपने सिंहस्थ की जांच कराएंगे, सिंहस्थ की जांच कराएंगे 15 महीने में क्या? खाली आप बोलते रहे, आपकी जो इच्छा शक्ति थी, या आप कहीं ना कहीं खाली जनता को गुमराह करके वोट लेना चाहते थे। आपने व्यापम घोटाले की बात करी, हम आगे तो यूं कर देंगे, ऐसा कर देंगे, तो आपकी कहीं ना कहीं जनता को गुमराह करने की जो नीयत है वो जनता अच्छी तरह जान चुकी है। और रही किसानों की बात, तो शिवराज सिंह जी चौहान जैसा मुख्यमंत्री जो अभी है वर्तमान में, किसान उनको अपना पालक मानते हैं। आज गेहूं जो खरीदी हुई है मध्य प्रदेश में, जो आज खरीदी हुई है, पंजाब को भी पीछे छोड़ के सबसे बड़ी अगर खरीदी कोरोना जो सबसे बड़ी महा बीमारी थी, उसमें भी किसानों को गेहूं खरीद कर शिवराज सिंह जी चौहान ने बता दिया है। और जो बीमा राशि बाकी थी 18 की, वो भी लाखों रुपए किसानों को मिल चुके हैं। इसलिए किसान शिवराज सिंह जी चौहान पर भरोसा करते हैं। और प्रधानमंत्री के रूप में विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र जी मोदी जो देश हित में जो कदम उठा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर बीजेपी काफ़ी मजबूत है। और आने वाले दिनों में आप रिजल्ट देखेंगे, 24 की 24 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी और सामने बैठ के हम बोलेंगे जय श्री राम। बिल्कुल अग्रिम बधाई आपको उसके लिए। लेकिन आगे बढ़ते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से अभी चुनावी सरगर्मियों के बीच में कई तरीके की सियासी उठापटक हो रही है, एक वीडियो जो है अभी राजनीतिक गलियारे में काफ़ी गूंजा था मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब का कि केंद्रीय नेतृत्व के कहने पर सरकार गिराई गई है। सबसे पहले आपने बगावती तेवर दिखाए थे, आपने इस्तीफा दिया था, तो क्या माना जाए सब कुछ पहले से तय था? आप सिंधिया जी और उनके तमाम विधायक साथ जाने वाले थे? मेरी कहानी तो आपने सुनी ली। 16/2/19 को पहला लेटर देता हूँ, जबकि दूसरा महीना किसको कहते हैं आप? फिर 7वें महीने में लेटर देता हूँ, फिर दिग्विजय सिंह जी से मिलता हूँ। मेरे कार्यकर्ताओं को हर महीने में मीटिंग जो करता हूँ उसमें मालूम थी। तो ये नाराज़गी तो मेरी थोड़ी थी। 6 मंत्री और 22 विधायक टोटल इस्तीफा दे रहे हैं, तो कोई ऐसी बात तो ही नहीं कि अचानक दे दिया। 22 विधायक जिस पार्टी से टूट रहे हैं, तो उस पार्टी को तो सोचना चाहिए कि कमी क्या रह गई। अगर कहीं ना कहीं मतदान होता ना, तो 22 के अलावा 15 विधायक और 15 से 17 विधायक और जाते, और ये उनको मालूम पड़ता है कि नाराज़गी जो आप काम नहीं कर रहे थे, जो दलालों के माध्यम से सरकार चला रहे थे, और अगर बीजेपी के ये मत्थे डालना चाहते हैं, इनके ऊपर आरोप लगाना चाहते हैं, सरकार इन्होंने गिराई है, तो हम खुद कह रहे हैं। ये कांग्रेस का विधायक जो पूर्व का था खुद कह रहा है कि मैं अपनी मर्जी से इस सरकार से इस्तीफा दिया है, और दमदारी से दिया है, और देश हित में दिया है, किसानों के हित में दिया है, क्षेत्र के हित में दिया है। करोड़ों की डील की चर्चा भी काफ़ी बाजार में थी कि करोड़ों की डील के साथ आप बीजेपी के साथ जुड़े। ये बात फिर आपने बहुत अच्छी मजबूत पूछी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बेंगलोर से बोला कि आपकी सरकार, मुख्यमंत्री जी आप, मंत्री जी आप, आपके गुप्तचर, आपके शासन प्रशासन, आपका लेन देन होती है, तो आपने छापेमारी करना था, आपको कुछ न कुछ अटैक कर कोई कार्रवाई करनी थी। आप कार्रवाई क्यों नहीं कर पाए? और मेरा तो मानना है कि जब छोटी सी चोरी भी होती है 2-4 लाख रुपए की, तो कोई आम आदमी रिपोर्ट करके जाता है, तो चोर को पकड़ने के लिए इतनी बड़ी कार्रवाई कर देते हैं, सरकारी कुत्ते लाके उनको ढूंढने भेज देते हैं। आपकी तो सरकार का सवाल था, जब आप आरोप लगा रहे तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं करी? कार्रवाई करनी चाहिए थी। अब सरकार गिर चुकी है। आप ये भी मैं कहना चाहता हूँ, कभी 35 बोलते हैं, पहले 25 बोलते थे, फिर 35 पे आ गए, फिर 50 पे आ गए, फिर 65 पे आ गए। इनको यही पता नहीं कि आरोप लगाएं तो एक नेता क्या बोलता है, एक नेता, पहले इनको नेताओं को डिसाइड कर ले कि आरोप क्या लगाना है। ये झूठे आरोप झूठे 100% झूठे। और मैं तो कह रहा हूँ कि कार्रवाई, अगर इनको आरोप ये लगा रहे तो कार्रवाई क्यों नहीं करी? और कानून है, भारत में जिंदा है कानून पे सब विश्वास करते हैं। तो इसलिए जो झूठे आरोप लगे हुए हैं जनता जानती है, और हरदीप सिंह डंग की शैली को यहाँ की जनता अच्छी तरह जानती है, यहाँ के कार्यकर्ता अच्छा जानते हैं, और जो प्यार यहाँ की जनता मेरे को दे रही है और जो मिलेगा, मुझे विश्वास है कि बहुत ही बेहतरीन यहाँ का रिजल्ट होगा। नाराजगी में कहीं ना कहीं सबसे एक और महत्वपूर्ण बात ये भी देखी, मंत्री नहीं बनना। ये मंत्री शब्द का जो लालच कभी मेरे दिल में नहीं आया कि भाई ये मंत्री बनना चाहिए। मंत्री कांग्रेस सरकार में इस क्षेत्र का अधिकार था। पहले संसदीय क्षेत्र में इकलौता विधायक,
पहले संभाग में इकलौता और संसदीय क्षेत्र में इकलौता विधायक। अगर कमलनाथ जी और वरिष्ठ नेताओं को इस क्षेत्र की चिंता होती, अपने कार्यकर्ताओं की और पार्टी की चिंता होती, इस सोआथरा विधानसभा और मंदसौर जिले के विकास की चिंता होती, तो इस क्षेत्र को प्रतिनिधित्व कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मजबूत बनाने के लिए उनको अगर ख्याल आता तो यहाँ प्रतिनिधित्व देते, यहाँ की आपकी पार्टी को मजबूती करने के लिए पद दे वो प्रतिनिधित्व देते, और इस क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिनिधित्व देना था। पर कहीं ना कहीं इस क्षेत्र की उपेक्षा इसलिए की गई क्योंकि मैं बड़े बाप का, बड़े पिता का पुत्र या किसी बड़े नेता का रिश्तेदार नहीं था। इस कारण इस क्षेत्र को उपेक्षित रखा गया, जिसके कारण पूरा क्षेत्र 15 महीने खड्डे में रहा। और रही गौशाला की बात, तो मैं गौशाला की भी अब ये बात करेंगे। गौशालाएं बनाई पूरे मध्य प्रदेश में, जो लड़ाई गौशाला की पहले लड़ी थी वचन पत्र में, हरदीप सिंह डंग के कारण ही गौशाला का खुलने का आदेश प्रदान हुआ था। और वो पूरे मध्य प्रदेश में बनी है, खाली यानी है जो 5-5, 7-7 बनी, वो एक वचन पत्र में जो 130 पंचायतों में बननी थी, अभी तो खाली 15-20 पंचायतों में बनी है। तो ये आप भी उसमें वाई नहीं लूट सकते हैं। जो सबसे बड़ी बात है, आपने कहा था कि 100 सहायता समूह माफ़ होंगे। आज गरीब बेचारी जो महिलाएं हैं उनके समूह माफ़ नहीं हुए, उनका ब्याज अलग लग रहा है। बच्चों को कंप्यूटर देना, लैपटॉप जो देना, जो घोषणा पूर्व में चलती है जो देता है, वो आपने बंद कर दिए। और कई योजनाएं जो 4,000 रुपये में युवाओं को रोजगार देने की बात कर रही थी, भत्ता देने की, वो 4,000 रुपये आपने नहीं दिए। 5 रुपये प्रति लीटर किसानों को बोनस के रुपए देने की आपने बात करी थी, उन किसानों के साथ आपने धोखा करा है। आप वचन पत्र हमने पढ़ के सुनाए गांव-गांव में जाके, आज उनको जवाब देना महंगा पड़ता है कि वो वचन पत्र का क्या हुआ। तो आज ये वचन पत्र की तो बात ही मत करो तो अच्छा है। अकेले हरदीप सिंह डंग बीजेपी में शामिल हुए या फिर हरदीप सिंह डंग के कई सारे समर्थक, कई सारे कार्यकर्ता अब बीजेपी के होंगे? ये आपको अभी देखने को मिलेगा। हजारों कार्यकर्ता तैयार हैं। जब रिजल्ट आएगा ना, तो जो नीचे का स्तर का, जब इनका सुपड़ा साफ होगा, तब आपको मालूम पड़ेगा कि कितने कार्यकर्ता हरदीप सिंह डंग के साथ भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए तैयार। जब आप कांग्रेस के नेता तब बीजेपी के कई सारे कार्यकर्ता, कई सारे नेता आपके विरोध में थे। अब बीजेपी में आने के बाद वे आपके साथ समन्वय बिठा के काम करेंगे, ऐसा लग रहा है? विरोध पार्टी का था, हरदीप सिंह डंग का नहीं था। वो अपनी पार्टी के लिए काम करते थे, इधर हम अपनी पार्टी के लिए काम करते थे। और सबसे बड़ी बात है, हरदीप सिंह डंग ने राजनीति में कभी बदले की भावना से कोई काम नहीं करा, किसी को टारगेट में नहीं लिया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी वाले जानते हैं कि हरदीप ने विधायक रहते हुए कभी भी हमारा नुकसान नहीं पहुंचाया। इसलिए मैं मानता हूं कि जो प्यार मुझे मिल रहा है, मेरे को तो लगता है कि मैं वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में रहता हूं, कहीं मतलब दिल खोल के, बाएं खोल के जो प्यार मेरे को भारतीय जनता पार्टी का दे रहे हैं, तो मेरे को लगता है कि मैं परमानेंट भारतीय जनता पार्टी का सदस्य कई सालों से हूं। और ऐसा प्यार जो मिल रहा है, इसलिए सभी कार्यकर्ताओं को और सभी नेताओं को धन्यवाद। विधानसभा क्षेत्र के कई सारे जो आपके समर्थक हैं, कुछ समर्थक ने आपके खिलाफ बागी तेवर दिखाना भी शुरू कर दिया है कि भी आप इस चुनाव में आपका सपोर्ट नहीं करने वाले। आप प्रश्न भी बहुत बढ़िया पूछ रहे हैं। जो हकीकत है, वो मेरे समर्थक नहीं है, वो कांग्रेस के भी नहीं थे। जो नेता बनना चाहते हैं मेरे हटने के बाद, उन्होंने कांग्रेस का कभी काम ही नहीं करा था। वो खाली अपनी, उसमें कई ऐसे समर्थक भी है जो कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे। नहीं, वो समर्थक उनके साथ अभी भी नहीं है। वो तो उनको किसी को पद लेने की कोई इच्छा हो तो बात अलग है। अभी जो नेता टिकट कुछ मांग रहे हैं, उनके चेहरे कभी देखना, जनता से पूछना, कभी कांग्रेस की बात करी उन्होंने, कभी कांग्रेस के लिए वोट मांगे। वो 3 चुनाव लड़ा, उन्होंने मेरे खिलाफ रुपए बांटने का काम करा है, ना कि कांग्रेस को वोट दिलाने का। इसलिए जनता जानती है। 18 के चुनाव में हार जीत का अंतर काफ़ी कम था, मात्र 350 वोटों से आप जीते थे। इस बार वो अंतर कैसा होने वाला है और कितनी मजबूत जीत होगी, और क्या वो मुद्दे होंगे अब इस चुनाव में? कांग्रेस की सीट निकलना बहुत बड़ी बात थी भाई। ये पूरा बीजेपी का गढ़ है। 7 सीटें बीजेपी की, 1 कांग्रेस की, तो 350 से जीतना भी वो 35,000 से जीतना ही था। इसलिए चुनाव कांग्रेस लड़ रही। इसलिए सुन लो, ये बीजेपी का गढ़ है। यहाँ पर कोई सोचने की या जानने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी जीतेगी। और इसको एक शिवराज सिंह चौहान
और मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी यहाँ 100% जीतेगी। चुनाव उस समय कांग्रेस ने जीता था या हरदीप सिंह डंग? वहाँ पर हरदीप सिंह डंग एक चेहरा था। मैं किसी नेता का नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि किसी नेता ने मेरा प्रचार करने यहाँ पर नहीं आया है। कोई भी नेता, 3 ही चुनाव में कोई बड़ा नेता यहाँ पर नहीं आया। मैं उन कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूँ, उस जनताओं को धन्यवाद देता हूँ जो व्यक्तिगत तौर पे जनता, जो कार्यकर्ता जो मुझे आशीर्वाद देते थे, मैं उनके बलबूते पे, कार्यकर्ताओं के बलबूते पे और जनता के बलबूते पर वो 2 चुनाव मैंने जीते थे। हरदीप भाई, अंतिम सवाल, आपने आपकी कैंपेनिंग लगभग शुरू कर दी है, संभवतः सितंबर माह में चुनाव होना है, किस तरीके से लोगों के बीच पहुँचा? लोगों के बीच में परिचय करना, मतलब जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उनका आशीर्वाद लेना, युवाओं के बीच में जाना, क्षेत्र की जनता को उनकी बात बताना, उनकी बात सुनना, क्योंकि लगातार मैं इसी क्षेत्र में पैदा हुआ हूँ, इसी मिट्टी में पैदा होकर मैंने अपना यहाँ तक पहुँचा हूँ। सरपंच, जिला पंचायत, विधायक, यहाँ की क्षेत्र की जनता बचपन से मेरे को जानती है, अपना पुत्र, अपना भाई मानती है, इसलिए मेरे को ज़्यादा यहाँ पर कोई ऐसी बताने की ज़रूरत नहीं है। हम एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। कोरोना का समय है, चुनाव काफ़ी अलग होने वाला है, इसको सबको सावधानी रखना चाहिए। कोरोना जो महामारी पूरे विश्व में व्याप्त है, उसमें भारत में भी जो बीमारी है, जो ये चल रहा है, इसमें हमें सबको सावधानी रखना है। और मैं मानता हूँ कि जो लॉकडाउन में मोदी जी ने मूल मंत्र जो दे के हमें सिखाया है, उस बात का अपन सब पालन करें और सावधानी रखते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया डंग साहब। तो ये थे बीजेपी के उम्मीदवार हरदीप सिंह डंग, जो कि पूर्व में कांग्रेस के नेता रहे हैं और अब बीजेपी के साथ जुड़े हैं, जिनका साफ कहना है कि कांग्रेस में रहते हुए उन्हें उपेक्षित किया गया, वे उपेक्षा का शिकार रहे, यही कारण रहा कि काम नहीं हो पाए, उनसे मुलाकातें नहीं। खुद मुख्यमंत्री कमलनाथ, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ थे, वे उनसे दूरी बनाकर रखते थे। जनता के जो काम थे वे समय पर नहीं हुए, तो ऐसे में कांग्रेस का उन्होंने दामन छोड़ा और बीजेपी के साथ जुड़े और अब बीजेपी के चिन्ह पर, यानी कि बीजेपी के साथ जुड़कर वे विधानसभा के उस उपचुनाव के मैदान पर हैं और दावा कर रहे हैं कि बीजेपी से भी वे चुनाव जीतेंगे, क्योंकि वे 2 बार पहले भी चुनाव जीते हैं और बीजेपी के चिन्ह पर भी वे चुनाव जीतेंगे और हरदीप सिंह डंग पुनः विधायक बनेंगे। कैमरामैन नीरज सेन के साथ देवेंद्र मौर्य, DGNR न्यूज़, मंदसौर।